हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्लॉक नंबर 2 यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में, जिसका यूनिट नंबर 6 हमने शुरू कर दिया था पिछली वीडियो से, जहाँ पे हमने एग्रेरियन रिलेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम लैंड, लेबर और कैपिटल, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके अंदर एग्रेरियन रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि लैंड रिलेशंस क्या होते हैं, लेबर रिलेशंस क्या होते हैं और कैपिटल रिलेशंस क्या होते हैं, वो हमारा आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं वो इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि आने वाले टाइम में इग्नू की सारी वीडियोस उसी चैनल पे अपलोड होंगी। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं लैंड को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि बिना सोइल के, बिना जमीन के, बिना मिट्टी के हम क्रॉप्स नहीं उगा सकते। इसलिए जो है ना, जो लैंड है वो एक क्या बनता है, बहुत बड़ा क्रिटिकल रिलेशन, क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो इसलिए हम जो है ना एग्रीकल्चर में लैंड रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब लैंड रिलेशंस में भी बहुत सारे रिलेशंस आते हैं, ओनरशिप के ऊपर आते हैं। ठीक है, कि कौन से लोग काम कर रहे हैं उनके भी कुछ रिलेशंस होते हैं, उन सब के बारे में हम समझेंगे इस कंप्लीट लैंड रिलेशंस के टॉपिक में। तो पहले समझते हैं लैंड रिलेशन को। तो टर्म लैंड रिलेशंस रेफर टू रिलेशनशिप ऑफ पीपल टू लैंड। मतलब इस बात का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि लोगों का जमीन से किस प्रकार का रिश्ता है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड रिलेशंस बोल के चलते हैं। इन एन एग्रेरियन सोसाइटी, अगर मैं बात करूं एग्रेरियन सोसाइटी में, एक्सेस ऑफ अ पर्सन टू लैंड रिसोर्सेज इज नॉट ओनली क्रिटिकल फॉर हिज लिवलीहुड बट आल्सो फॉर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इस बात का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लैंड जो है वो सिर्फ आजीविका कमाने का तरीका नहीं है कि वहां पे फसल उगाएंगे, ठीक है, और फसल उगा के उसे बेच देंगे, वहां से जो पैसा आएगा उससे हमारा परिवार चलेगा। तो सिर्फ लिवलीहुड कमाने का तरीका नहीं है, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस शो करने के लिए भी लैंड की इंपॉर्टेंस आती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है ना वो हमेशा अच्छे घर की बात करते हैं, अच्छा घर होना चाहिए, ठीक है, बड़ा घर होना चाहिए, या फिर उसकी लोकेशन अच्छी जगह पे होनी चाहिए। ये सब चीजें क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों का स्टेटस होता है, स्टेटस सिंबल शो होता है लोगों के घर से। तो इसलिए जो है ना हम हमेशा ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को दिखाने के लिए भी लोग जो हैं वो लैंड की हेल्प लेते थे कि भाई जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड वो गांव में उतना ज्यादा क्या होगा, पॉपुलर होगा। ठीक है, पॉपुलर होगा, लोग उसके पास जाएंगे, किसी भी अगर उसको कोई काम पड़ेगा तो भी लोग आएंगे, और लोगों को काम पड़ेगा तो भी लोग उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो लोग जो है हर तरीके से उससे मिलने जुलने की कोशिश करेंगे, बना के रखेंगे, क्योंकि वो पर्सन क्या है, उस पर्सन के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। इसके बाद क्या आता है, ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी कि लैंड जो है उसकी ओनरशिप किस प्रकार से होती है। तो ये समझते हैं ओनरशिप ऑफ लैंड। तो अब इसमें हमारे पास एक तो आता है पहला पॉइंट, यानी कि इंडिविजुअल ओनरशिप, दूसरा कम्युनिटी ओनरशिप यानी कि ग्रुप ओनरशिप भी होती है। तो पहले समझते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप के बारे में। तो इट मींस दैट लैंड ओनिंग पर्सन हैज एक्सक्लूसिव राइट ऑन इट्स यूज, कंट्रोल एंड इट्स ट्रांसफर। जब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास कोई भी लैंड होगी और या फिर वो ओनर है उस लैंड का, तो वो उसकी मर्जी होगी कि वो उसे कैसे यूज करे, किस पर्पस के लिए यूज करे, किसको ट्रांसफर करे, सारी पावर क्या होगी उस पर्सन के पास होगी, उसकी इंडिविजुअल ओनरशिप अगर है तो। दूसरा कम्युनिटी ओनरशिप की बात करते हैं। हम सबने बहुत बार देखा हुआ है कि गांव में जो भी हमारी एंसेस्ट्रल एसेट्स होती हैं, लैंड होती हैं, तो उस पर कभी भी एक सिंगल ओनरशिप होना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बटी नहीं होती ज़मीनें, वो एक कॉमन समझ लेते हैं, कॉमन ग्रैंडफादर के नाम पे है, फादर के नाम पे है, ठीक है, या फिर पहले से नहीं बटी हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओनरशिप, कि वहां पे बहुत से लोगों की ओनरशिप है, और जब बहुत से लोगों की ओनरशिप होगी तो सब जो है वो मिल के डिसीजंस लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, कम्युनिटी ओनरशिप की बात कर रहे हैं। इंप्लाइज दैट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हैव एक्सेस टू यूज द लैंड। जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उस कम्युनिटी के, उनके पास एक्सेस है कि वो उस लैंड को यूज कर सकते हैं एज पर नॉर्म्स एंड रूल्स सेट बाय कम्युनिटी। जो भी रूल्स उस कम्युनिटी सेट कर रखे हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं कोई भी जमीन पूरी कम्युनिटी की है,
तो कम्युनिटी बताएगी कि उस लैंड को किस पर्पस के लिए यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन कौन यूज कर सकता है, सब कुछ जो है ना वो कम्युनिटी के अंदर ही डिसाइड किया जाता है। किसी भी सिंगल इंडिविजुअल की ओनरशिप नहीं होती ऊपर वाले केस की तरह। तो ये ध्यान रखना। तो दो तरह की ओनरशिप आई, एक इंडिविजुअल ओनरशिप, दूसरा कम्युनिटी ओनरशिप। इसके बाद क्या आता है, लैंड कैन बी एक्वायर्ड बाय अ पर्सन ऑन रेंट। अब देखो, अब तक हमने ओनरशिप की बात कर ली। अगर हम कोई जमीन रेंट पे लेते हैं तो भी तो उसके ओनर ही बनेंगे, चाहे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए बन रहे हो। तो रेंट के थ्रू भी हम जो है वो लैंड को एक्वायर्ड कर सकते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ टेनेंसी। टेनेंसी गिव्स राइज टू अ सेट ऑफ लैंड रिलेशंस डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। पर ये ओनरशिप से डिफरेंट होता है, यानी कि हम उस जमीन को, उस जगह को कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने काम के लिए यूज कर सकता हूँ, रह सकता हूँ वहां पे। जैसे बहुत से लोग जो हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता, ओनरशिप नहीं होती किसी भी जगह की, तो वो रेंट पे रहते हैं, वो किराया देते हैं उस जगह का और उस जगह को यूज करते हैं अपने किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो उस जमीन को बेच नहीं सकते क्योंकि उनके पास ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप नहीं है तो ट्रांसफर भी किसी को प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे है। तो टेनेंसी गिव्स राइज टू अ सेट ऑफ लैंड रिलेशंस डिफरेंट फ्रॉम ओनरशिप। तो इसलिए इसे बोलते हैं ओनरशिप काफी डिफरेंट होता है। अनदर फॉर्म ऑफ लैंड रिलेशन इज विद लैंडलेस लेबर हु मे ईदर नॉट बी कैपेबल ऑफ और विलिंग टू बी अ टेनेंट। यानी कि अब जो अगला रिलेशन आता है वो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, लैंडलेस लेबर, यानी कि एक ऐसा लेबर जिसे खेती करनी आती है लेकिन उसके पास क्या है, जमीन नहीं है, तो वो किसी और की जगह जमीन पे काम कर रहा है लेकिन उसको रेंट भी नहीं भरना क्योंकि रेंट भरने के कैपेबल भी नहीं है, तो रेंट भी वहां पे नहीं भर रहा। वो सिर्फ क्या करेगा, या तो मजदूरी करेगा उस जमीन के ऊपर और अपनी मजदूरी, अपने वेजेस अपने मालिक से ले सकता है। दूसरा क्या, हिस्सा भी ले सकता है। हिस्सा किस चीज का, जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका, यानी कि दो फॉर्म में पेमेंट ले सकता है, या तो एक फिक्स वेज ले ले, ठीक है, या फिर क्या कर सकता है वो पर्सन, वेज ना लेके जब जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका हिस्सा भी पहले ही बात कर सकता है, उसका हिस्सा भी ले सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो अनदर फॉर्म ऑफ लैंड रिलेशन इज विद लैंडलेस लेबर हु मे ईदर नॉट बी कैपेबल ऑफ और विलिंग टू बी अ टेनेंट कल्टीवेटर वर्क एज अ लेबर, तो वो लेबर की तरह काम करता है, और अदर फार्म्स फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेज की बात, तो वो नीचे बताऊंगा, अभी मैं लेबर की बात करूंगा। तो मैंने बात कर ली किसकी, लैंड के ओनरशिप की, लैंड की ओनरशिप जो है वो किस प्रकार से होती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं लैंड की ओनरशिप के, जहां पे एक सिंगल यानी कि एक इंडिविजुअल ओनर भी हो सकता है, कम्युनिटी ओनरशिप भी हो सकती है, हम टेनेंट भी बन सकते हैं, रेंट पे करेंगे, ठीक है, या फिर हम एज अ लेबर, लैंडलेस लेबर वहां पे मजदूरी करके ही पैसा कमा सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स होते हैं, ये कुछ रिलेशंस होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर जमीन के साथ। इसके बाद क्या आता है, लेबर के बारे में बात समझते हैं। तो एग्रीकल्चरल लेबर रेफर्स टू अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अनदर पर्सनस लैंड। मतलब अगर मैं एग्रीकल्चरल लेबर की बात कर रहा हूं, देखो अगर कोई पर्सन खुद ओनर है और अपनी जमीन पे उसी की फैमिली काम कर रही है, खुद काम कर रहा है, तो लेबर थोड़ा कहलाएगा वो तो भाई खुद मालिक है उस जगह का, और एज अ मालिक वो उस चीज को क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, एज अ मालिक प्रोड्यूस कर रहा है, और मालिक बन के ही उसे सेल करेगा या फिर कंज्यूम करेगा, वो उसकी मर्जी है। इस बात का मतलब ये है कि जब मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चरल लेबर की, तो हम यहाँ पे लेबर की बात करेंगे, और एक ऐसे पर्सन की जो किसी और पर्सन की जमीन पे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे वर्क्स ऑन अनदर पर्सनस लैंड फॉर वेजेस के लिए, पेड इन मनी, काइंड और शेयर ऑफ प्रोड्यूस, जहां पे वेजेस के लिए काम कर सकता है या फिर किसी भी और चीज के लिए, या फिर प्रोड्यूस के शेयर के लिए। बट एक बात यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट समझना कि जब भी कोई पर्सन पैसे के लिए काम करता है कोई दिक्कत नहीं है, नो रिस्क, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब वो प्रोडक्शन के शेयर पे काम करता है तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन हुई नहीं, क्रॉप फेल हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसे केसेस में रिस्क बढ़ जाता है, उस पर्सन को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको क्या मिलना था, जो भी प्रोड्यूस होगा आउटपुट उसका हिस्सा, उसका शेयर, और जब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो मिले आ गया कुछ भी नहीं। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर वेजेस है ले रहा है वो पर्सन तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर वो प्रोड्यूस का हिस्सा ले रहा है यानी कि जितना भी प्रोडक्ट बना उसका हिस्सा ले रहा है तो भाई यहाँ पे रिस्क क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखोगे। इसके बाद क्या आता है, लेबर रिलेशंस इन एग्रीकल्चर हैज बीन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। यानी कि जो लेबर रिलेशंस हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो बहुत सी चीजों की वजह से लगातार चेंज होते आए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्म मैकेनाइजेशन, अच्छा ठीक है, तो इसे आप मैकेनिज्म भी बोल सकते हो। फार्म मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई किस तरीके से जो है वो खेती की जा रही है। ठीक है, अब ऐसे भी होता है कि भाई जो भी
पर्सन, जो भी लेबर पहले कहीं पे काम कर रहे थे, वो प्रिमिटिव मेथड यूज कर रहे हो, पुराने मेथड यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर के, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर भी, अब उन लोगों की नॉलेज तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे खेती करनी है, तो वो लोग जो है हो सकता है वो उस एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या हो जाए, बाहर भी हो जाए। ऐसा होता भी है कि जो पर्सन अपने आप को इंडस्ट्री में रखना चाहता है उसे अप स्किल करना पड़ता है अपने आप को। अगर वो अप स्किल कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो उसे लगातार काम मिलता रहेगा। जैसे वो अप स्किल करना उसने बंद कर दिया, अप स्किल नहीं हो पा रहा वो, तो उसे मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे है, फार्म मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनिज्म बोलते हैं इसे। एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज का भी कई बार लोगों को सामना करना पड़ता है। हमने बहुत बार देखा है कि चीजें बदलती रहती हैं, टेक्नोलॉजीज अब तो बहुत तेजी से बदल रही हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, नई चीजें सीखी, वो तो आगे निकल जाएंगे, यानी कि जो भी लोग एडवांस मेथड यूज करें वो तो आगे निकल जाएंगे, और जो भी लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड मेथड यूज करेंगे वो सब क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, हो सकता है बाहर भी हो जाए प्रोडक्शन से। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो इससे अगला पॉइंट दूसरा, फार्म डाइवर्सिफिकेशन। अब फार्म डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं कि भाई हम जो है चीज़ों को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल सेम लैंड है, उसे डाइवर्सिफाई कर लिया अलग अलग चीज़ों की प्रोडक्शन में, ठीक है, तो उस पर भी रिलेशन डिपेंड करता है। इसके अलावा आउट माइग्रेशन, भाई बहुत से लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के सेकेंडरी सेक्टर का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे लोग जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर जाके प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसकी बात मैं भी आगे जाके और डीप में करने वाला हूँ, ठीक है। और या फिर टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, तो आउट माइग्रेशन। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ हुए तो उसकी से कोई दिक्कत आ सकती है, रिलेशन चेंज होंगे, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो लेबर रिलेशंस हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, कैपिटल। अब कैपिटल के बारे में समझते हैं। कैपिटल यानी कि पैसा, यानी कि वो फॉर्म ऑफ मनी जिसको हम एक बिजनेस में लगाते हैं, उस बिजनेस को चलाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल समझते हैं, तो कैपिटल इज द वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, की फैक्टर है किसका, प्रोडक्शन का, क्योंकि भाई बिना पैसे के ना जमीन आएगी, ना मजदूर काम करने आएंगे, उनको तो वेजेस देने पड़ेंगे, ना हम टेक्नोलॉजी लेके आ सकते, ना ही हम रॉ मटेरियल खरीद सकते। तो यानी कि पैसा बहुत बेसिक नीड है किसी भी जगह काम करने की, यानी कि प्रोडक्शन की बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो कैपिटल इज वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और आप ये भी मान सकते हो कि अगर पैसा है तो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आराम से आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले रेंट जाएगा, वो सब कहाँ जाएगा, पैसे से। तो पैसा अगर कैपिटल है तो लैंड भी ली जा सकती है, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं हम अगर बात करें मशीनरी की, वो भी ले सकते हैं, बिल्डिंग की वो भी ले सकते हैं, एम्प्लॉय रखना है वो भी ले सकते हैं, सैलरी पे कर देंगे, ठीक है। तो इनकी कैपिटल है तो बाकी रिसोर्सेज हम आराम से अपने आसपास लेके आ सकते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कैपिटल जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका, प्रोडक्शन का। तो कैपिटल रिलेशन इन एग्रीकल्चर आर लार्जली डिटरमाइंड बाय लैंड ओनरशिप, यानी कि जो कैपिटल रिलेशन है एग्रीकल्चर के अंदर उसको हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे लैंड ओनरशिप के जरिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं, एंड टेनेंसी चेंजेस के, विद डेवलपमेंट ऑफ मनी एज द मीडियम ऑफ पेमेंट फॉर लेबर सर्विसेज। तो हम क्या देखते हैं, विद डेवलपमेंट ऑफ मनी, जैसे जैसे मनी डेवलप हो रही है तो मीडियम ऑफ पेमेंट जो है वो भी क्या बन गया है, फॉर लेबर सर्विसेज। ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी रिलेशंस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड कल्टीवेशंस चेंज टू प्योर मनी रिलेशन, यानी कि अब जो है ना वो प्योर मनी रिलेशन बच गया है लैंडलॉर्ड के बीच में और कल्टीवेटर्स के बीच में, यानी कि अब जो है वो पैसा मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि पहले क्या था, लोग जो है ना वो डायरेक्टली गुड्स भी ले लेते थे, ठीक है, अपने लैंडलॉर्ड से, जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि शेयर ले लिया प्रोडक्शन का। लेकिन बहुत से लोग जो है ना अब सिर्फ पैसा लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पहले एक जमाना था जब बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, लेकिन अब तो जमाना है नहीं, ठीक है। तो लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने सोचा कि हम पैसे लेते हैं सीधा, जो भी हमें जिस भी चीज की हमें नीड होगी हम मार्केट में जाएंगे उस चीज को बाय कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा है तो वही चीज यहाँ पे है। इसके बाद क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म क्यों हो गया, क्योंकि भाई एक तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स ऐसे आए जहां पे जमींदारी सिस्टम को बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट कर दिया गया, फिर खत्म कर दिया गया कि भाई ये जमींदारों ने ना नॉर्मल किसानों को बहुत एक्सप्लॉइट कर रखा है, अब इनको ही हटा दो। तो जो लैंडलॉर्ड्स है, जमींदारी सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर एक नया कल्चर आया कि भाई लैंडर्स बन के आए लोग कि हम पैसा उधार पे लगाएंगे। पहले तो क्या था कि जमीनों पे खेती बाड़ी करवाई जाती थी, जबरदस्ती फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, कम वेजेस में प्रोडक्शन
चलवाते थे, तो बहुत सी प्रॉब्लम थी जमींदारी सिस्टम के अंदर। उन सबको एक्सप्लॉइट, जो नॉर्मल लोग थे उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए इन सिस्टम को कर दिया, यहाँ पे एबॉलिश कर दिया। द टेनेंट कल्टीवेटर्स गेट ओनरशिप, और जो टेनेंट कल्टीवेटर्स है यानी जो रेंट वगैरह पे काम कर रहे हैं उन्हें क्या मिल गई, ओनरशिप मिल गई, सीधा उन्हें ओनरशिप मिल गई। राइट टू लैंड, मनी लैंडर्स इमर्ज्ड अ न्यू क्लास ऑफ रिप्लेसिंग लैंडलॉर्ड्स। अब जो मनी लैंडर्स है ना, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सूदखोर, यानी कि जो ब्याज पे पैसा लगाते हैं अपना और ब्याज खाते हैं उस पैसे का, ठीक है। तो वो लोग जो है ना, वो एक नए लोग आए, ठीक है, बिजनेस के अंदर, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और उन्होंने कहीं ना कहीं कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई कैपिटल की इंपॉर्टेंस तो है ही, और कैपिटल कहाँ से आएगा, फिर जो ये जो मनी लैंडर्स थे इन्होंने कैपिटल देना शुरू कर दिया कि लो जी पैसा ले जाओ, प्रोडक्शन करो, ठीक है, और बस टाइम पे पैसा दे देना विद इंटरेस्ट। इसके बाद क्या आता है, कल्टीवेटर्स गोट एन इंसेंटिव। अब कल्टीवेटर को क्या मिला, यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलने शुरू हो गए, टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, ताकि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके, इन फॉर्म ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की फॉर्म में, भाई इरिगेशन करना है तो उस फॉर्म में लोग जो हैं उस पैसे को यूज कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, लैंड डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए, एंड फार्म मशीनरी सबके लिए, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट, ताकि दो चीजें हों, एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, और प्रॉफिट इंक्रीज हो। और इन सब कामों में क्या चाहिए होता है, पैसा लगता है, तो पैसा यहाँ पे लाया गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा टाइम था जब एग्रीकल्चरल सेक्टर उसको भी कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, यानी कैपिटलाइज करना भी जरूरी था, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी, एफिशिएंसी चाहिए थी, तो चाहिए था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी एग्रीकल्चर में आए, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्शन करने की कोशिश करे। अब इसकी वजह से हुआ क्या, जब भी हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर किसी भी सेक्टर का पार्ट बनती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती है, तो वो ध्यान देती है एफिशिएंसी पे। और एफिशिएंसी कब आएगी, जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बजाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होगी, यानी कि मशीनरी वगैरह यूज करेंगे। तो यही हुआ, धीरे धीरे लोगों ने खेतों में भी मशीनरी यूज करनी शुरू कर दी, और जब मशीनरी यूज करनी शुरू की तो एक बात सीधा ध्यान रखना, वो क्या कि जैसे ही लोगों ने मशीनरी यूज करनी शुरू कर दी तो जो लोग हैं उनकी जरूरत कम पड़ेगी, लेबर्स जो हैं वो माइग्रेट होंगे। अब लेबर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर को सेक्टर को छोड़ के, ठीक है, उनकी मजबूरी बन गई कि वो बाकी दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करें, यानी कि या तो वो इंडस्ट्री में जाके प्रोडक्शन का पार्ट बने, ठीक है, या फिर वो जाके सर्विस सेक्टर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा था, यहाँ लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं निकाला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जरूरत थी नहीं। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो सारे काम कर रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के, और जो कि मेरा मानना है कि थोड़ा सा भी था, क्योंकि लोग जो है ना वो सिर्फ झूठ मूठ का, ठीक है, अपने आप को दिखा रहे थे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, बट वो वहां पे कोई भी काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक तरह से इसको बोलते हैं ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो दिखा रहे थे, छिपी हुई बेरोजगारी, जिसकी बात मैं कर भी चुका हूं प्रीवियस कुछ वीडियोस में, ठीक है, कि बस खामखा हम वहां पे काम तो कर रहे हैं, बट हमारी वजह से काम कुछ नहीं हो रहा, हमारे होने ना होने से उस इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे बढ़िया क्या है कि हमें दूसरे ऑप्शंस जो है वो ट्राई करने शुरू कर देने चाहिए। तो वही हुआ, जैसे ही एग्रीकल्चर कैपिटलाइज हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने मशीनरी यूज करनी शुरू कर दी, ठीक है, अच्छे इक्विपमेंट यूज करने शुरू कर दिए, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से लोगों की जरूरत दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। तो लोग जो है वो रूरल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज की तरफ भागने शुरू हो गए। आज भी अगर आप देखोगे गांवों में बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, मेन रश कहां पे है, शहरों में। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम ईजी होता है, सर्विस सेक्टर चलता है, तो वहां पे जाके लोग जो है वो अपनी आजीविका, अपना लिवलीहुड कमा रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से हमने स्टडी किया इन तीन रिलेशंस को, और उम्मीद है आपको तीनों समझ में आए होंगे, लैंड रिलेशंस भी, लेबर भी और कैपिटल रिलेशंस भी। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी बची हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता हूं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।